हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हमारे साथ श्री पंकज गुप्ता सर हैं, जिन्होंने 99.8745 परसेंटाइल के साथ 75th रैंक के साथ दोनों चीजें एक साथ कॉमर्स सब्जेक्ट से जेआरएफ क्लियर किया है। आज हम सर से जानेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही फर्स्ट पेपर को लेकर के, इनके कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के, और सर ने ये जेआरएफ की सफलता जो है वो अपने थर्ड अटेम्प्ट में ही कैसे हासिल कर ली। ये भी बहुत बड़ी बात है, वो भी इतने कम समय में, क्योंकि बहुत ज्यादा समय का कॉन्स्टेंट था। अभी हमने देखा कि हॉस्टल्स खाली हो रहे थे और तमाम मेंटल प्रेशर था, सोशल प्रेशर था, साइकोलॉजिकल प्रेशर था, सोशल प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। लोग पूछ रहे थे कि अब इसके बाद क्या। जैसे इस सर का शायद एमकॉम था ना सर, एमकॉम के बाद उन लोग पूछने लगते हैं ना कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या करोगे। वो तो जैसे हाई स्कूल के बाद पूछते हैं ना लोग कि इसके बाद क्या। तो मुझे एक पंक्ति याद आ रही है जो मैं बोलना चाहूंगा कि चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। सर ने इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए और इतनी बड़ी मुकाम को अपने थर्ड अटेम्प्ट में ही हासिल कर लिया। वो भी अभी कॉलेज से सर अभी जस्ट निकले हुए हैं, हम लोगों के अभी एकदम ये तत्कालीन सीनियर है। तो सर से हम वार्तालाप शुरू करते हैं। तो सर ये बताइए कि सबसे पहले आपने कब सोचा कि आपको जेआरएफ वगैरह देना चाहिए। जीआरएफ का सोचने का ऐसा कोई मतलब सीन नहीं था कि मुझे बीकॉम के टाइम मैंने नहीं सोचा था जीआरएफ देने का। जी। लेकिन जब मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया तो जी। बहुत सारे मेरे दोस्त यूजीसी के लिए दे रहे थे एग्जामिनेशन। जी। तो उसी टाइम में फ्लो मैंने ही भर दिया था। हालांकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हो गया था। जी। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई हो गया तो एक मोटिवेशन का काम हम वो एक करता है। मोमेंटम बन जाता है, एक मोटिवेशन इनर्शिया का का। काम करते हैं जी। यार, क्यों ना जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम नेट क्वालिफाई कर ले जा रहे हो तो क्यों ना ट्राई करो कि हाँ, जेआरएफ आगे वारएफ के हो जाए। लिए। जी। और एक जैसे लालच तरीके नहीं आ सकता है, जब नेट के बाद जीआरएफ हो जाता तो ज्यादा एक अच्छा स्टेबिलिटी होता आ है। जाती। जी बिल्कुल। तो मेरा वैसा कोई सीन नहीं था कि मेरा एम नहीं था कि मैं जीआरएफ जीतूंगा, लेकिन जो फ्लो फ्लो में बन गया तो फ्लो फ्लो में मैंने मेहनत किया और मुझे जीआरएफ आगे दिया रैंक। मतलब आपने अपने पीयर्स को देखा कि वो सब ऐसे कर रहे थे, तो आपने भी सोचा क्यों ना हम भी हाथ में आजमा लें। जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जब ये एग्जाम अभी अप्रोच कर रहा था, उसी समय अपने हॉस्टल में हॉस्टल खाली कराया जा रहा था, और आप भी सर सुंदरलाल के एक अंतेवासी रहे हैं। और उसी दरमियान हमने देखा कि हॉस्टल प्रशासन ने खाली कराया। उस समय बहुत ज्यादा हौच पौच हो गई थी। फिर भी टाइम कांस्टेंट होते हुए, ये मेंटल प्रेशर होते हुए अभी कि आपको रूम अरेंज करना है, सारी चीजें करनी है, सर आपने कैसे किया ये, मतलब बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, उस समय तो मेंटल प्रेशर रियलिटी में बहुत बड़ा बर्डन आ रहा था। जी। मेंटली इनस्टेबिलिटी आ रही थी, हाँ। अनस्टेबिलिटी। आप कहाँ कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, अनस्टेबिलिटी कहीं कहीं थी। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब निर्णय ले लिया था कि हाँ, छात्रावास को खाली करा खाली लेना। कराने का, तो हालांकि उस टाइम मैंने खाली किया अपने कमरे को। जी। उस समय एक दुख होता है जब छात्रावास के आप कमरे को खाली करें, तो एक मतलब विदाई की तरह होता है। और बहुत ही दुख था मुझे उस टाइम, एक दो दिन मैंने दुख यहाँ। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो मुझे सपोर्ट किए हैं, जी। मेरी मेंटल मेंटल स्टेबिलिटी में बहुत सारे दोस्त हेल्पफुल रहे हैं। जी। तो उसके बाद मैं मेरे एक फिर मोटिवेशन के तौर पे था कि यार कमरे तो खाली हो गए, लेकिन कुछ तो कुछ करना है ताकि फिर से कमरे अलाउड हो जाए। बिल्कुल सर। तो फिर से कमरे अलाउड हो जाए, क्योंकि हॉस्टल की एक जुदाई अलग सी जुदाई होती है। मुझे नहीं लगता उससे बड़ी जुदाई कोई नहीं नहीं, बिल्कुल सर। एक लड़के के लिए होती होगी। अपना आशियाना छूट रहा होता है सर। अपना एक जी। आशियाना छूट रहा होता है। जी। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार कुछ तो पाना है भाई, उसके लिए करना है। बाकी ज्यादा पर तो ठीक है, लेकिन जी। कमरा तो भाई वही चाहिए मुझे, चाहे किसी की बात चाहिए, वो भी चाहे सर सुंदरलाल का चाहिए। हाँ चाहे पीजी में एडमिशन लगी चाहिए, सीआई का ही चाहिए। हम्म। तो फिर मैंने ऑलरेडी मेरा उस टाइम नेट क्वालिफाई हो चुका था। हम्म। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट से मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका था। ज्यादा इसलिए नहीं हो पा रहा था कि एक दो क्वेश्चन से अरमान रह हो जा गया। रहा होगा। 97 98 परसेंटाइल मेरे स्कोर आ जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमियां थी। कमियां क्या था कि मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं किया था। हम्म। मैंने सिर्फ थ्योरी वाले सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से पढ़ने लगा था, लेकिन प्ले ग्राउंड पे सीखना और खेलना ये दोनों चीज अलग 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 होती चीज है। होती है, बिल्कुल। तो मैं बच्चों के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप जितना थ्योरी पे पढ़े, उतना उसका एप्लीकेशन भी करें। जी। जी। एप्लीकेशन आप कीजिए, मॉक के थ्रू कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की दो चीजों का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता जी। है। एक तो एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, जी। एग्जामिनेशन आपसे चाहता है क्या है, हम्म। और दूसरा चीज फोकस करना है कि आपकी नॉलेज क्या है। जी। इन दोनों के बीच में आपको एक कोरिलेशन बैठाना होता है कि जी। एग्जाम को जो चाहिए
वही आपका नॉलेज होना चाहिए जी जी, एग्जाम में। बात दोनों में सिंक होना चाहिए। परफॉर्मेंस करने के लिए तो एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको हम पीवाईक्यू के थ्रू एनालिसिस कर पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। जी देखिए, इवैल्यूएशन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर जी आप किसी चीज को ऐसे रेंडमली चले गए हैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके, और ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा वेटेज है, जी तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को आपको देखना चाहिए कि क्या एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है और क्या कमी है, उस आपकी नॉलेज में क्या कमी है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। जी जी तो इनके बीच का जो गैप है, आप उनको ब्रीच कीजिए। जी। वो ब्रीच चाहे किसी माध्यम से हो सकते हैं। फ्री कंटेंट तो मुझे लग रहा है यूट्यूब के जमाने में बहुत ही हेल्पफुल रहे अरे हैं। अब तो प्रिसाइज कंटेंट लीगल नैरेटिव खुद प्रोवाइड कर रहा है हाँ, भाई। लीगल नैरेटिव खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, हालांकि कृपा हाँ, शंकर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जी बच्चों को चीजों को सिखाने की। इनका ये एम रहता है कि जो बच्चे हमारे सीनियर्स गलतियां कर लेते हैं, वो हमारे बैचमेट या हमारे बट जूनियर्स गलतियां ना ना करे करें। बिल्कुल। क्योंकि वास्तव में मैंने मॉक नहीं दिया था, क्योंकि मेरा ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट ना होने का एक कारण था कि मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन करने से सही नहीं किया किया। था। मॉक टेस्ट नहीं दिया था, तो जी इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहा है। तो वो मेरी गलती थी। जी लेकिन मैं आने वाले बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि ये गलती आप लोग ना करें, जी। क्योंकि जब अच्छा, मतलब जैसे मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक बहुत प्रीवियस इंपॉर्टेंट ईयर है, क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट जी है चीजों बिल्कुल। का। जैसे सर ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मॉक का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट कोट करना चाहूंगा। कहते हैं पानीपत का जब युद्ध हुआ बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इब्राहिम लोदी की भी सेना कुछ कमजोर सेना थी नहीं, लेकिन इब्राहिम लोदी को जो पानीपत का वो जो मैदान था उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं था। बाबर ने उसकी स्टडी कर ली थी। इसको अभी भी वो अपनी उसमें पढ़ाया जाता है, लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बाबर ने वो उस वार को इसलिए जीता क्योंकि वो उस रणभूमि के बारे में ज्यादा जान रहा था। उसी तरह से अगर आपको बाबर बनना है, आपको इस कोई भी एग्जाम उसका लेना देना नहीं है। लेकिन अब सर जैसे इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं, तो हमको नेट जेआरएफ के रणभूमि को जानना होगा। उसकी रणभूमि जानने का तीन तरीका है। पहला तरीका कि आप उसके सिलेबस को खूब अच्छे से पढ़ें, खूब अच्छे से, मतलब सिलेबस में कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि आप सोचे कि नहीं नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ोगे भैया तो जो अंदर से पढ़ रहा है उसका हो जाएगा और आप ऊपर ऊपर ही रह जाओगे। ठीक है। नंबर टू आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सिलेबस के सिंक में पढ़ना है, देखना है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज गीता, कुरान, बाइबल और जो भी कह सकते हो सब कुछ है, समझ लो। नंबर थर्ड, इन सबको आपने कर तो लिया, एनालाइज कर लिया, बट भैया इसको प्रैक्टिस में भी लाना जरूरी है। सर ने बोला कि थ्योरी जानना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज को अप्लाई कैसे करोगे। थ्योरी सब लोग जानते हैं, बट जो एक्सपेरिमेंट करता है वो ज्यादा दक्ष बनता है, वो ज्यादा एक्सपर्ट बनता है, वो जेआरएफ होता है। बाकी तो लोग तो नेट तो पहले अटेम्प्ट में भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो सर ये बताइए कि जैसे इसमें पहले पैटर्न बताइए सर कि क्या होता है नेट जेआरएफ की एग्जाम का पैटर्न क्या यूपीएससी होता नेट एग्जाम कराता है, उसमें दो सेक्शन होते हैं, पेपर वन, है। जी पेपर टू। जी पेपर वन जो होते हैं वो जनरल पेपर होता है। वो एक बेस मान लेते हैं, वो एप्टीट्यूड आपका चेक करता है कि आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कैसा रहा। जी और पेपर टू आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपके डोमेन की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। जी तो पहले बात करते हैं पेपर वन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जी। पेपर वन बहुत अच्छा ही सर, पहले ये बता दीजिए कि पेपर वन में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, पेपर क्योंकि वन बहुत लोगों को ये आइडिया भी नहीं होता है कि पेपर वन में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। उन्होंने ऐसे कहीं हवा में सुन लिया कि मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, लेकिन देखिए प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आजकल इंफॉर्मेशन ओवरडोज चल रहा है, लेकिन प्रिसाइज इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है। आज हम सर से जानेंगे उस प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को जिसके लिए हम लोग आज सदियों से तड़पते आ रहे हैं। सर बताइए देखिए, कि पेपर वन की जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जी वो डिपेंड करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। देखिए, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ जी कि हालांकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक था। हालांकि मैंने भी पहले यूपी पीसीएस की एग्जाम मैंने अपीयर हो चुका हूँ। जी तो
कुछ पोर्शन ऐसे थे जो मेरा स्ट्रॉन्ग था। रियलिटी यही थी कि मेरे एनवायरनमेंट वाले पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जी आईसीटी वाले पोर्शन स्ट्रॉन्ग सर, थे, आईसीटी क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा, ओके ओके। और people इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी, क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जिसे मैथमेटिक्स कंप्यूटर कहते हैं लोग। मैथमेटिक्स वाले पोर्शन स्ट्रॉन्ग थे मेरे, जी डीआई वाले पोर्शन स्ट्रॉन्ग थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सर, इनमें ये कितने कितने नंबर के लगभग पूछे ये जाते हैं सारे सर? मोस्टली 4 to 6 क्वेश्चन एक एवरेज होता है। अच्छा, मतलब किसी से 4 पूछ लिया जाएगा, किसी से 6 पूछ लेगा। हाँ, यही रहते हैं। जी। ओवरऑल कितने क्वेश्चन रहते हैं सर? ओवरऑल इसके 50 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, इसके फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन। हाँ, इसके फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि मैं रियलिटी बता दूं 45 to 46 क्वेश्चन डुएबल रहते हैं। अच्छा। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो मतलब आउट ऑफ द रेंज out of होते the हैं, syllabus है। वो टाइम किलर होते हैं। time killer अच्छा हाँ, एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, जो जो भी लोग देख रहे हैं, हर एक एग्जाम में चाहे वो मॉक ही क्यों ना हो, उसमें कुछ क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डाले जाते हैं कि बच्चा अपना समय किल कर दे, और आपको उन क्वेश्चन को देखते ही जान लो कि वो घर में बुआ जी जो आती है ना, बुआ जी, वो पूछती है कि भैया तुम तैयारी कर रहे हो बहुत दिन से प्रयागराज या दिल्ली में, क्या हुआ? उनसे आप दूर भागते हो ना? भागते हो कि नहीं भागते हो? भागते हो तो कमेंट करो। हाँ, भागते हो। उसी तरह से आपको भी इन क्वेश्चन से जब समझ लो, ये बुआ जी या चाची है और दूर वाली, जो पूछेंगी कि भैया इतने दिन से तैयारियां कर रहे हो, हुआ क्या, उनसे दूर भागना है, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जी आगे बताइए सर। तो पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पहले टॉपिक पे रिसर्च मेथोडोलॉजी। जी हालांकि कॉमर्स के बच्चे रिसर्च मेथोडोलॉजी के एम्प्लॉय एक सिलेबस होता है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में है। हमारी, हाँ सर एक सेकंड, हम लोग अभी एलएलएम कर रहे हैं, मास्टर्स इन लॉ। तो एलएलएम के भी जब सेकंड ईयर में जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर में, उसमें भी हम लोगों को भी रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये सब पढ़ाया जाता है, डिसर्टेशन और ये सब करना होता है। लीगल नैरेटिव अपना डिसर्टेशन बनाने का काम कर रहा है। अगर किसी को डिसर्टेशन बनवाना हो तो 9984848968 पर कांटेक्ट करके आप डिसर्टेशन के लिए अपना बता सकते हो हम लोग को। जी सर आगे तो बताइए। रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, तो हालांकि कॉमर्स के बच्चे के लिए और थोड़ा आसान होता है, लेकिन नॉन कॉमर्स के बच्चों के लिए थोड़ा और टफ डिफिकल्ट हो जाता डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे तो एज ए सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, है। बट नॉन कॉमर्स के बच्चे नहीं पढ़े होते। जी तो मैं उनको बता दें कि ये बहुत एक्टिव लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है इसका। जी सर। इसमें एक ऑर्बिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पे पुट अप होते हैं, जी सर। जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके जी सर। रिपोर्ट राइटिंग, ये एक प्रोसेस होता है जी सर। रिसर्च के। तो यही से आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जैसे कि रिसर्च के क्वेश्चन हम मोस्टली मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ तक मैंने 60-70 पेपर उनके मॉक एनालिसिस किया था, जी सर। इसके बाद मेरा ज्यादा हुआ। अच्छा, 60-70 आपने हाँ, किया? मैंने रियलिटी अच्छा सर, इतना लगभग करना चाहिए ऑन एन एवरेज? आपने तो बहुत ज्यादा किया हमें लगता है। कंपटीशन बहुत टफ है फॉर द जेआरएफ के लिए, अभी कॉमर्स के बच्चे के लिए, स्पेसिफिकली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए। जी रियलिटी क्योंकि बहुत सारे दिल्ली वाले बच्चे रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए थोड़ा। अच्छा, मतलब जो थोड़ा क्या कह सकते हैं कि टियर 2 सिटी या टियर 3 सिटी से आते हैं, उनके लिए थोड़ा ज्यादा थोड़ा टफ टफ रहता है, क्योंकि उनका क्योंकि टियर 1 और सिटी वाले वो कुछ ज्यादा एडवांटेज है। एप्टीट्यूड वाला पोर्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है। जी सर। तो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो 50 to 60 मैंने मॉक को एनालिसिस किया हुआ था, अच्छे से एनालिसिस किया हुआ, तो मैंने उसमें एक चीज पाया हुआ है कि जो पेपर 1 के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही रिपीटेटिव, उनके उसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छा डिट्टो आ जाते हैं। टिट्टो आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं। अच्छा, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। रियलिटी है, अगर आप 50-60 पेपर 1 अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एक ओवरऑल खुद ही आइडिया लग जा रही है कौन से टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी सर। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी। तो मैंने एनालिसिस किया था कि पेपर 1 में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चन आते थे और टाइप्स ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन आते थे, और जिस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर रिपोर्ट राइटिंग के बीच का जो प्रोसेस होता है, जी वो क्वेश्चन आते थे। वो क्वेश्चन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, या सीक्वेंस में आप कीजिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के सीक्वेंस से अरेंज कीजिए, हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, डेटा कलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, जैसे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, नोवा काई स्क्वायर, यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा। आपको ओवरऑल सिलेबस नहीं पढ़ना है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, बस रिसर्च क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, रिसर्च के प्रोसेस से के ऑर्बिट में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, और वो हमें पता कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको किसी से कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट लीगल नैरेटिव। आप खुद ही उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, आप इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए, आप सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि मुझे क्या आता है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो कि लगे रहते हैं यूट्यूब पे पूरा दिन। ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। यूट्यूब पे नहीं लगे रहना, लीगल नैरेटिव पे लगे रहना। अवॉइड करूंगा।
और मैं यही बच्चों से कहूंगा कि आप सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि आपको क्या आता है, और मॉक टेस्ट में तो मैं कहूंगा बहुत टाइम पूरा कीजिए आप। क्योंकि अच्छा वही आपको मतलब असली औकात का पता चलाता है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। आप थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पहले क्या होता था कि थ्योरी पढ़ के इसलिए हो जाता था कि क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लेकिन अब क्या है, अब क्वेश्चन बहुत ही मतलब 4-5 स्टेटमेंट देके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ द कॉलम पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़े मतलब हो जाते हैं। डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ये अब मैं एक रिकमेंड करूंगा आपको कि आप प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए अच्छा से। बाकी बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है आपका, जरूर होगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप प्रैक्टिस में ज्यादा अपना पसीना बहाओगे तो आपको बैटल ग्राउंड पे खून नहीं बहाना पड़ेगा। सर ने अभी बहुत सही बात कही कि अगर आप मॉक नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी औकात कितनी है, क्योंकि आपको तो लगेगा कि आप एक चैप्टर पढ़े, आपने 15-20 मिनट में पढ़ लिया, आपको लगेगा आप बड़े तुर्रम खां हो। तो ये तुर्रम खां नहीं हो। कब पता चलेगा कि तुर्रम खां नहीं हो, जब आप ये मॉक सॉल्व करोगे। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मॉक का और थ्योरी का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आप जो पढ़ो उसको अप्लाई भी करो। अप्लाइड नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना। तो सर आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे या कोई यूट्यूब चैनल या क्या रिकमेंड, मतलब कुछ देखो, कुछ हमारे बच्चे जो देख रहे हैं अभी, हमारे जो ऐसा भी है। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसको मैं रिकमेंड करूंगा, एक्सेप्ट केवीएस मदान। केवीएस मदान एक बेसिक बुक रही है जो कि 2-3 साल पहले की जो क्वेश्चन आते थे वो बहुत ही हेल्पफुल रही है। लेकिन आज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंटायरली या डिफरेंट। मोस्टली चेंज हो रहे हैं केवीएस मदान से। लेकिन केवीएस मदान सभी सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेसिक ग्राउंड वही क्लियर करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप केवीएस मदान पढ़े। और जैसा कि मैंने बताया, पेपर वन बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो कोई किसी में एक टीचर को रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी एक टीचर्स सब नहीं एक पढ़ा जो सकते सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो सकता है, सब में उसकी महारत नहीं हो सकता। एक्सेप्ट लीगल नैरेटिव। लीगल नैरेटिव में सब पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात, मैंने भरत कुमार को फॉलो कीजिए। जी सर। भरत कुमार आपके थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराते रहते हैं। सर वो हिंदी मीडियम के हैं कि इंग्लिश मीडियम के? नहीं, वो हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं कोई अच्छा, इंटायरली बाइलिंगुअल टाइप। बाइलिंगुअल है। और भरत कुमार सर बहुत ही रियली हेल्पफुल रहे मेरी जर्नी में। हालांकि मुझे आज भी याद है, इसी बगल वाले कमरे में सर सुंदर नाम के छात्रावास में नीरज सर रहते थे। नीरज सर ने मुझे बताया था भरत कुमार से पढ़ने के लिए, और वही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वास्तव में नीरज सर ने जो देखो, बताया था वही जैसे मैंने पढ़ा। एक एक थ्योरी होती है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या मतलब, इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है, शायद कॉमर्स में भी पढ़ी जाती होगी, हमने तो खैर हिस्ट्री में पढ़ा था उसको। ट्रिकल डाउन थ्योरी। हमारे सर सुंदरलाल हॉस्टल में ट्रिकल डाउन थ्योरी बहुत काम करती है कि जो एक बार सेलेक्ट हो गया वो अपने जूनियर्स को पूरा सब कुछ बताता है, भाई कि ऐसे ऐसे करो। जैसे अभी पवन सर आईएएस बने, वो अपने जितने भी जूनियर्स हुए हैं सब लोगों को बता रहे हैं कि कैसे आईएएस, मतलब कि आईएएस की तैयारी कैसे करो, ये चीज। कुछ लोग अभी जज बनेंगे, कुछ लोग, ये सर लोग भी अभी कुछ दिन में आईएएस बनेंगे। तो ये चीजें जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की ऊपर से नीचे की तरफ चीजें परपेचुएट करती 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 ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगी, वो सिर्फ सरसुंदर लाल में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इसलिए सरसुंदर लाल को में आने का भी एस्पायर कीजिए, सिर्फ जेआरएफ में होने का नहीं। सर ये बताइए कि आपके अपने सब्जेक्ट डोमेन में क्या आपने किया? डोमेन सब्जेक्ट कॉमर्स सब्जेक्ट रहा, तो मैंने बीकॉम किसी भी चीज को मैंने हल्के में नहीं लिया था। मैंने जब जी डिग्री सर। में बीकॉम पढ़ रहा था, हालांकि मेरी जर्नी बहुत जिगजैग रही है, मैं मुझे पता नहीं था कॉमर्स क्या होता है क्या नहीं होता है। जी सर। लेकिन मैं उसे कभी और बताऊंगा जब किसी और पद पे जाऊंगा, फिर एटलीस्ट शेयर करना चाहिए। सर लेकिन सर जब किसी और पद तैयारी, सर का देखो, मैं बता देता हूँ 1 मिनट में। सर का जो रियल एम है आईएएस बनना है, पहचान लो सभी लोग। ठीक है, आईएएस बनना। सर तो ये तो अभी इन बिटवीन के प्रोसेस है, ये सब स्टेप्स है। ये स्टेप्स लेते हुए सर शिखर तक पहुंचेंगे। शून्य से सर ने शुरू किया था, शिखर तक पहुंचेंगे। इनकी जर्नी को फिर हम लोग कहेंगे शून्य से शिखर तक। जी सर, आगे बताइए। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था, लेकिन कॉम जो मैंने बीकॉम के टाइम में पढ़ा था, मैंने बीकॉम के टाइम किसी सब्जेक्ट पढ़ के नहीं लिया था। जी सर। क्योंकि मैं कोई भी चीज पढ़ता हूँ भाई, वो अपना अपना तो वाली बात आ ही जाती है। अगर जी। एग्जाम में पूछे जा रहा है तो एग्जाम पास करने के लिए मैंने नहीं पढ़ा था। बीकॉम भी बहुत सारे बच्चे कोविड के पीरियड में हुए थे, तो ऐसे एग्जाम पास हुए। लेकिन मैंने उसको रियलिटी सब्जेक्ट मान के पढ़ा था, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। जी सर। तो मेरा मतलब बेसिक चीजें तो मुझे आती थी। एमकॉम के टाइम मैंने बहुत कम पढ़ता था, क्योंकि एमकॉम के टाइम में प्रेशर आता है कि और भी आपको चीजों का एग्जाम देना रहता है। जी सर। लेकिन मैंने अच्छा, जब आपने ग्रेजुएशन में बहुत मेहनत की। ग्रेजुएशन मैंने पढ़ा था बीकॉम के टाइम। एक
फर्स्ट ईयर में तो कोविड आ गया था, तो एग्जाम देने के बाद सेकेंड में इसलिए ज्यादा क्यों पढ़ना पड़ा था कि सेकेंड ईयर की बेस पे आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स डिटरमाइन हो, अच्छा अरे वो भी पोस्टपोन हो गया एग्जाम। फिर थर्ड ईयर में इसलिए पढ़ना पड़ा कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के मार्क्स आपके थर्ड ईयर में डिटरमाइन ओ हो, तो इस बेस पे पढ़ना पड़ा। हालांकि मेरे विश्वविद्यालय में मेरा शायद थर्ड या फोर्थ रैंक था। सर गोल्ड मेडल से सिर्फ 2 स्थान दूर। तो थर्ड या फोर्थ रैंक था आल यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेज को मिला के। हम्म। इसके बाद एमकॉम की फेज आई, तो एमकॉम में मैंने एंट्रेंस दिया, तो एमकॉम में भी काफी अच्छा रैंक आया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसके बाद मुझे पता चला कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूजीसी क्लियर किया था, नेट वाला क्लियर किया, जेआरएफ नहीं था, तो मैंने कॉमर्स पढ़ा नहीं था। मेरा एप्टीट्यूड वाला पोर्शन काफी स्ट्रांग रहता था, क्योंकि मैं अपना मोस्टली टाइम एनवायरनमेंट और जनरल नॉलेज और चीजों पे पढ़ता रहता था। जी सर। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हो गया, लेकिन मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं एमकॉम वाली चीजें छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी कुछ नहीं कही जा सकती, लेकिन जो अपना सब्जेक्ट है वो उसकी कहीं ना पकड़ होनी कहीं चाहिए, आप काम आता है, पकड़ होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये आपके ऐसे जगह काम आ जाएगा जहाँ आपकी सारी चीजें सोचे भी नहीं होंगे। सोची नहीं। फिर मैंने थर्ड सेमेस्टर में उसको पढ़ना शुरू किया। फिर वहां से मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू किया। हालांकि किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि स्टैंडर्ड बुक में मैनेजमेंट के लिए नीरू वशिष्ठ पढ़नी चाहिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए फिलिप कोटलर पढ़नी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए खान एंड जैन पढ़ना चाहिए। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपको सारी जगह भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह आपको सारे कंटेंट मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा टिपिकल होता है पढ़ना, थोड़ा एक्टिव होता है, लेकिन एक बार आप पढ़ ले, वहां मेहनत पुटअप कर लेंगे, फिर आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जी सर। जैसे बहुत सारे लोग, आप जो लोग देख रहे होंगे वो अभी शायद ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो हम लोगों के सबके मन में ये चलता रहता है कि यार अब क्या ही करना है, ग्रेजुएशन में तैयारी करते हैं बैठ के। तो सर ने अभी बहुत सही बात कही कि भैया जो सब्जेक्ट तुम चूज किए हो ना, उसको तो पढ़ लो, उसको पढ़ना कहीं बेकार नहीं जाता है। जब कहीं विपत्ति आती है ना, तो अपना घर ही काम आता है। इसलिए अपने सब्जेक्ट को कभी छोड़ना नहीं है। कॉलेज अगर मतलब किसी कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज जरूर जाना है, वहां की क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि गुरु लोग कई बार ऐसे अच्छी अच्छी चीजें बता देते हैं जो कि हम उसको पढ़ के डिसाइफर नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए सर आप क्या रिकमेंड करेंगे, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना, मतलब कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना? देखिए, बच्चों को कॉलेज वाला फेज जो होता है, यूजी में सारे बच्चों को कॉलेज का एंजॉय लेना चाहिए जी। क्योंकि वो चीजें सीखते हैं। अगर बंद कमरे में रह के सारी चीजें आप नहीं, मैं बीकॉम के टाइम पे और इवन एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान मैं बहुत उदंड बच्चा रहता था। अच्छा हालांकि सर उदंड इन द सेंस? उदंड इन द सेंस कि मैं किसी की सुनता नहीं था, जो मैं कहता हूँ वो सही था। हालांकि मैं इसलिए नहीं किसी की सुनता था कि सामने जरूरी थोड़ी है सामने वाला व्यक्ति सही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होना डिफरेंस ऑफ जरूरी है। ओपिनियन होना चाहिए। और मैं उधर बच्चे ऐसे रहता नहीं, मैं अपना काम करके इसके बाद जब सुबह में टाइम आता था, मैं पढ़ाई लिखाई करके डिपार्टमेंट अपना खूब मौज मस्ती मजे किया, यारी दोस्ती करता था। यारी दोस्ती ध्यान यारी रखना। दोस्ती यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। इसके बिना मतलब तुम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ किताब की दुनिया है आपको बस। अच्छा सर, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन इस बात पे पूछ रहा हूँ। ज्यादातर लोगों का ये डाउट होगा कि और लोगों के मन में होता है, पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। आज हम आप सबकी आवाज बन के और सर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर ये बताइए कि जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो, या कोई जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, एक बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हम अपने घर से लेकर के आते हैं, उस समय सर और हाँ उसी समय हमारी प्यूबर्टी आती है और हमारे हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके सब में होता है, होना भी चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो सर ये बताइए कि अगर एज ए बॉय सर, आप ये बताइए कि क्या आप कभी गर्लफ्रेंड या महिला मित्र या इन सब के उसमें, मतलब कभी आपका क्या, मतलब क्या सुझाव रहेगा कि ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस हद तक करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, मैं बहुत ही, तुम जानते हो कि मैं छात्रावास में रहा, मैं बहुत डाउन टू अर्थ स्टूडेंट रहा हूँ। मैं रियलिटी को बहुत मानता हूँ। जी सर। एक ये दौर है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप नहीं कहलाएंगे, आपका जजिंग आपका जो पद है वो डिटरमिन करेगा कि आप कौन है, कि आप क्या हैं। जी सर। तो ये चीजें भाई सबको करनी चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड तो बच्चों को यही करूंगा कि सबको करनी चाहिए सर, बोल रहे हैं सबको करनी चाहिए। दोस्ती यारी तो भाई करनी चाहिए, इसमें कोई दोस्ती यारी अलग चीज है, मैं जो पूछ रहा हूँ अलग चीज है। डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद
लड़की आपको एक्सेप्ट करेगी ना, अगर आपका रिकॉग्निशन और डेजिग्नेशन अगर उस लेवल पे नहीं हो, तो पहले बच्चों को ये फोकस करना चाहिए कि आप उस काबिल हो पाए कि आपको सामने वाला कोई रिजेक्ट ना कर पाए। रिजेक्ट ना कर पाए, बिल्कुल तो ये ध्यान रखो। मैंने लड़के लोग जो सुन रहे हैं ना, क्योंकि लड़कियों को कोई रिजेक्ट करता ही नहीं है, लड़के ही रिजेक्ट होते हैं। तो मैं ठीक है। मैंने बहुत प्रोजेक्ट बता रहा था कि आप खुद काबिल हो पाए जाइए, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं, आपके साथ खुद ही लोग आएंगे। तो अच्छा, मैं यही बच्चों को लिखा कि आप काबिलियत पढ़ाई के, कीजिए, हाँ आगे काबिलियत अपनी के जिंदगी सर, में ऐसा अकॉर्डिंग टू सर, मेरे हिसाब से कुछ नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सर, काबिलियत के पीछे दौड़ना है। ठीक है, बाकी लोग आपके पीछे चलेंगे, बाकी बस लोग आपके पीछे चलेंगे। उसी में बड़ी बात हाँ। है। सर ये बताइए कि आपने सोशल प्रेशर को उस समय कैसे टैकल किया और इमोशनल प्रेशर को कैसे टैकल किया? इमोशनल प्रेशर मेरे सारे दोस्त हैंडल कर लेते हैं, छात्रावास के दोस्त हैं, डिपार्टमेंट के बहुत सारे दोस्त हैं, वो सुनाओ साइड मतलब बहुत अच्छी क्लोज दोस्त हैं जिनमें सर मतलब आप अपने किन्हीं 5 या 6 दोस्तों का नाम बताना चाहें तो हमारे लोगों को बता सकते 5 दोस्तों का नहीं नाम बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा तो फिर 10-15 हैं। हाँ सर, सबका बताइए क्योंकि सर। 5 दोस्तों में कुछ मेरे नहीं तो नहीं 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 नहीं, किसी वो को यार छोड़ना नहीं सर, सबका बता दीजिए नहीं, ये मेरे ग्रेजुएशन के दोस्त रहे हैं, वैभव सर। जी, वैभव वैभव सिंह, ठीक है। सुधांशु, हाँ, सुधांशु, अगर आप साहित्य, लोग देख रहे हैं तो आप नाम मतलब बताइए कि अब आप ही है। हाँ, और सर? साहित्य, साहित्य। साहित्य सुला मेरे काफी मित्र रहे हैं, हालांकि हमारी उनकी तो होती थी हाँ हाँ, मतलब मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। टॉपिकल भी हाँ, वो डिफरेंस रहता था, हालांकि वो होना चाहिए सर, वो बहुत टॉपिकल हेल्दी होता है वो एडिट डिफरेंस। किया जाते हैं। सर आपने 3 बताए सर। फिर छात्रावास में देवानंद थे, देवानंद सर, निषाद सर। हाँ हाँ, विपिन था, विपिन सर, हाँ हाँ, निखिल था, निखिल सर, हाँ, ज्वाला थे, ज्वाला सर, हाँ। और बहुत सारे दोस्त हैं उनके नहीं नेम सर, याद सर अभी आपने 8 बताए सर। फिर आजाद रहे थे, आजाद मिश्रा फिर सर, हाँ। फिर बहुत सारे ऐसे दोस्त हम सर अभी आपने कहा, सर ने कहा तो 10-15 बताएंगे सर, अभी 8 ने बताए। मुझे लगा कि अब मुझे देख लो, अगर आपका नाम भूल रहे हैं भाई साहब तो ये जान लो। मतलब उन लोगों के साथ रहता था तो कभी मुझे ये नहीं लगता था कि कोई टेंशन है। टेंशन है। वैसे अच्छा सारे सर, सर आपने ये इसमें किसी लड़की का नाम नहीं बताया, क्या आपकी लड़की कभी दोस्त नहीं रही? लड़के दोस्त मतलब गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। मेरे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी मुझे लड़कियों को दो, क्योंकि ये जो लड़के हैं ये लड़कियों से इतने ज्यादा चिढ़ते हैं, तो मैं क्या अच्छा, ही बता पाऊँ। ये सख्त लौटने में ये आते हो सब। असल में एक नाम बोल रहा हूँ, मेरी क्लास 11th-12th में के दोस्त रहे थे सरजीत सिंह कि और कौन सर? सरजीत सिंह, सर्वजीत सिंह। प्रदीप रहे हैं। हाँ, तो इन प्रदीप। लोगों ने ऐसी पर्सनैलिटी है जो मतलब अपने आप इतने खुले विचार के थे, मतलब मौज मस्ती करने की इनके पास खुद ही टाइम नहीं था कि मतलब किसी लड़कियों के प्रति अपने आप में इतने मजे ले लेते थे कि कोई वैसी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि हम अपने टॉपिक पे आते हैं क्योंकि बहुत सारे जी, क्वेश्चन रह गए हैं। नहीं नहीं सर, वो टैकल कर लिया जाएगा सर। ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि ये इस एज पे जब हम लोग होते हैं तो सबके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं। उस चीज को टैकल करना जरूरी है क्योंकि आ, हमारे दिमाग में जैसे अगर कोई हमें बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज होना, अगर वो बीमारी है तो उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए अगर हमारे देखो, दिमाग हमारे पास एक ही है, उस दिमाग को हम कहां पर अप्लाई करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। उस चीज को सर ने जैसे बताया कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए अपने कुछ आसपास ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए जो कि आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसे आपके दोस्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जब तक अच्छा है, अभी जैसे जैसे सर पार्टी, सॉरी, जीआरएफ किए हुए हैं, पार्टी लेने के लिए सैकड़ों दोस्त बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब इनको कोई जरूरत पड़ जाए 5 रुपए की भी तो कोई देने नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि आपकी लास्ट के दिनों की क्या स्ट्रेटजी रही? देखो लास्ट के दिनों की स्ट्रेटेजी तो बहुत एक्टिव रही है भाई, जैसा कि तुमने बताया पहले कि आप छात्रावास कर रहे हैं, जी सर। तो मैंने उस चीज को टेंशन में नहीं या कोई मैंने लोड नहीं लिया था। जी सर। मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम हुआ था कि हॉस्टल छूट रहा है फिर लेना है। हॉस्टल छूट रहा है, फिर मुझे मेहनत करना है। मैं उस टाइम मुझे पता है कि प्रॉब्लम तो थी, लेकिन जी मैं सर। बहुत टाइम अपना लाइब्रेरी पुटअप करता था, बहुत फॉर्म देता था, अरे रिवीजन हम लोगों ने सर को देखा है भाई कि बहुत इस सुबह निकल जाते थे, शाम को आते थे रात में 10 बजे। बहुत रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है उस टाइम पे। मॉक और प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जिससे कि बहुत ही स्नैप नोट्स होने चाहिए, जिससे कि सर क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे खुद हाँ के या कहीं मैंने मतलब बहुत कोई सारे किसी ने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड? मारे मुझे मॉक में, मुझे पता है कि मैंने 16-17 स्क्रीनशॉट मारे। 16-17 हाँ मैंने स्क्रीनशॉट? 16-17 स्क्रीनशॉट मैंने दिया, अरे वाह। क्योंकि मैं कुछ टॉपिक ऐसे लैपटॉप में यूज करता था, लेकिन इसके बाद मोबाइल में थोड़ा मॉक देना आसान रहता था, मैं कहीं खोल के बैठ जाओ लाइव में। मैंने मुझे पता है 16-17 मैंने स्क्रीनशॉट दिया, और मोस्टली मैं बता रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन का इतना इंपॉर्टेंस रोल प्ले रहा है कि आज मैं
अच्छा सर, ये आपने प्रीवियस ईयर का रोल उसमें फर्स्ट पेपर में तो बताया था, पर अब सेकंड पेपर पे क्या इसका कितना मतलब रोल होता है? मुझे लग रहा है कि सेकंड पेपर में मुझे लग रहा है कि 100 क्वेश्चन में 10 to 20 क्वेश्चन डायरेक्ट के पूरा होते डायरेक्ट आ हैं। जाते हैं? हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट इन द सेंस कॉन्सेप्ट या सिमिलर आ जाए या डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब ऐसे टिकटो उतार ली हाँ, जाएंगे? 10 to 20 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक एवरेज है, इससे ज्यादा भी हर साल होता है? हाँ, ये हर साल हो जाता है। अगर आप मॉक दे रहे हैं, मुझे पता था टेक्स्ट बुक पे 18 मॉक उस टाइम थे प्रीवियस क्वेश्चन के, और 11 मॉक मॉक टेस्ट। हम्म। तो मैंने शायद 29 मॉक मैंने दिया था, फुल लेंथ मॉक दिया था। और मैंने 29 मॉक के साथ साथ मैंने उसको 2-3 बार रिवीजन भी किया। अच्छा, उसी मॉक को देने का हाँ, उसका रिवीजन रिवीजन किया? किया, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आज से एक टाइम गलत हो गया तो ट्राई दोबारा भी करो कि गलत हो दोबारा ना, गलत वो हो। गलत ना हो। ऐसा ऐसा अप्रोच बनाना चाहिए। हम्म। सर, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते थे, तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते थे? जैसे मतलब कि टाइम के अंदर करते थे कि जितना मन करे किया उतना टाइम लेते देखिए, थे? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे या आपके ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कि आपके इंटरेस्ट के नहीं होंगे। हम्म। जैसे मेरी क्या कमी रहती थी, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना अवॉइड करता था, कि सोचता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है यार, उसी से पढ़ के तो देना है, आंसर दे ही दूंगा। जी सर। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, शायद मेरी किस्मत खराब थी या मेरी मेहनत की, मैं दोष देता हूँ कि जब मेहनत आपने भरपूर की हो तो आपका नहीं होता है, फिर किस्मत खराब जी सर। होता है। तो मैं तुमको की बात सच्चाई बता दूं कि मेरा पेपर 2 में जब मेरा फर्स्ट टाइम में था, तो मेरे 10 में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही अच्छा। होता। अगर मेरे वो 10 में 8 से हुए होते तो मेरा उस टाइम जेआरएफ हो हो गया गया तभी? होता, तब जेआरएफ हो गया होता। लेकिन मेरे अंदर वो चीजें थी, अरे यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही तो है, कर लेंगे अवॉइड करता गया, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता नहीं था। कर लेंगे वाला कर एटीट्यूड बहुत लेंगे खतरनाक बिल्कुल होता कभी है। नहीं रखना चाहिए हाँ। भाई, क्योंकि वो एटीट्यूड बहुत बुरा होता है। और ये कभी समय नहीं आता है ऐसा कि कर लेंगे। जब आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे किसी चीज में, कभी नहीं आता है। हाँ, तो मुझे ये लगा था कि कोई भी टॉपिक अगर आपके पास इंटरेस्ट का नहीं है तो ट्राई कीजिए कि आप उसे इंटरेस्ट का बनाइए। जैसे बहुत सारे बच्चों को पेपर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता है, हम्म। लेकिन अच्छा लगना ना लगना है, किसको पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है ना। सही बात। तो अब आप ट्राई कीजिए कि पेपर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बड़ी है, प्रीवियस में क्वेश्चन अगर आपने एनालिसिस किया हो तो आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। इजीली कर लेंगे। आप पता कर लेंगे कौन से क्वेश्चन आके पुट अप होते हैं। जैसे पेपर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात करें तो पॉल्यूशन के क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, पांचों पांच नहीं नहीं सर, क्वेश्चन। मैं अभी सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, आपके पेपर डोमेन की। हाँ, तो पेपर 2 की बात करें तो बहुत सारे पेपर 2 में क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। जी सर। क्योंकि यार कितना ही अगर आपने 29 मॉक किया है तो कहीं ना कहीं 29 मॉक में आपको 25 से 30% सिलेबस आपको कवर किया है और उसी कॉन्सेप्ट से आपको रिपीटेटिव अच्छा, मतलब क्वेश्चन। डायरेक्ट आ जा रहे हो उधर हाँ, से? और दूसरी बात मैं तब बता दूं कितना सेंटर आपको, कि आपको 100 से 100 क्वेश्चन करने नहीं है। अगर आप 100 में 65 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 में कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा हो गया। तो पेपर 2 के ले जाते हो तो 25 क्वेश्चन आप मॉक से कर पा जाएंगे। डायरेक्ट मिल जाता मॉक से करना है तो आपको 30-40 क्वेश्चन के लिए या 40-45 क्वेश्चन और मेहनत करना है। है। तो आप वो मेहनत किताबों के माध्यम से जेआरएफ तब हो कीजिए। सकते हैं? हाँ जी, अच्छा सर, ये बताइए कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चन लगभग सही करके आया जाए, जिससे अगर हम 60 65 या 70 क्वेश्चन इधर कर दें तो जेआरएफ होना मतलब श्योर शॉट हो जाएगा? देखो पेपर 1 भाई तुमको जेआरएफ दिलाता है, वही पेपर दिलाता 1 है। जेआरएफ पेपर 1 जेआरएफ दिलाता है, क्योंकि पेपर 2 जो होता है वो बहुत एजेड लोग देते हैं। अच्छा। वो सबकी है, मतलब जो 5 साल 7 साल 8 साल पढ़ा रहता है वो बच्चे देते हैं। हम्म। तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटेटिव एज लेना है। तो पेपर 1 पे कमांड पेपर होनी 1 पे चाहिए। कमाना है। पेपर में मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों को कि कम से कम अगर आप सही करके आइए तो 45 क्वेश्चन। 35 टू 40 क्वेश्चन के रेंज में लाइए, तो आपका अच्छे खासे रैंक के साथ आपका जेआरएफ हो जाएगा। आप मतलब हो अच्छा जाए सर, 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में हो इसमें सकता है, लेकिन 35 से 40 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा सर, इसमें जेआरएफ में इस रैंक का क्या मतलब महत्व होता है? रैंक का महत्व वैसे कोई स्पेसिफिक रैंक का महत्व नहीं करते, लेकिन ये होता है कि जैसे 60,000 बच्चे कॉमर्स में दिए तो 75 रैंक था। ऐसा तो होता नहीं कि मैंने कट ऑफ से क्लियर किया, तो रैंक आपको कहीं ना कहीं बूस्टअप देता है। बूस्टर कॉन्फिडेंस और देता है। रैंक रैंक होता है इम्पोर्टेंस होता है, जैसे आप कई प्रीमियम इंस्टीट्यूट आईआईटी आईआईएम में एडमिशन ले रहे हैं पीएचडी में, तो एक रैंक का एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। हाँ, क्योंकि वो टॉपर्स को लेते हैं हाँ, लोग। टॉपर्स को लेते हैं, और क्योंकि अगर आप रैंक लेके आए तो कोई भी बात नहीं है। कोई भी लेना चाहे, सही बात। 60,000 बच्चों में अगर आप 10वीं रैंक लेके आए तो 60,000 बच्चे को आपने पीछे पेपर किया में है। रैंक 990 बच्चों को तो पीछे किया पीछे होगा। किया सर। तो ऐसी चीजें होता है। सर, आप अगर कुछ हमारे बच्चों को, जो हमारे दर्शक हैं, बच्चे तो खैर नहीं कोई, तो उनको अगर आप कोई एक मूल मंत्र देना चाहें तो
बता दीजिए। देखिए मूल मंत्र क्या ही कोई देगा, आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या आता है। मैं फिर से वही शुरू वाली बातें कर रहा हूँ कि आपको क्या आता है, एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, हम्म, इनके बीच में कोरिलेशन आपको बैठाना पड़ेगा। जी एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपको पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। और आपकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, बिल्कुल। तो आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपका स्टैटिक्स अच्छा है, इकोनॉमिक्स अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ये आप खुद से जानिए। जी और इनके बीच का ट्राई कीजिए, इनके बीच का कोरिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए कि जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है मैं तारतम्यता, उस हार्मनी। उस अकॉर्डिंग बन सकूं। बाकी ये बहुत एग्जाम टफ नहीं है, जब मैंने 5-6 महीने पढ़ के क्वालिफाई किया तो आप लोग भी कर ले जाएंगे। बिल्कुल। और सर ने देखो, सर के पास इतनी प्रिसाइज गाइडेंस नहीं थी जितनी अभी आपके पास है। सर ने एकदम बहुत प्रिसाइजली हर बात बता दिया है। सर ने अगर 5 महीने में किया था तो अब आपको 2.5 महीने में करना है, क्योंकि आपके पास सर का खुद का प्रेसिजन है। आप ये वादा करो इस कमेंट सेक्शन में कि आप 2.5 महीने में क्रैक करोगे इसको, और सभी लोग आकर के इस कमेंट सेक्शन में दोबारा बताओगे कि सर मेरा हो गया JRF। ठीक है, और आगे आप भी ज्ञान दोगे अपने जूनियर्स को। इन्हीं बातों के साथ मैं कृपा शंकर पांडे अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।